हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने स्टार्ट किया था इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट टू प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे हो रहा था। तो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देख रहे थे हम। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो हमारे संविधान कैसे बनने की प्रोसेस क्या थी, तो हमको ज़रूरत क्या महसूस हुई थी संविधान बनाने की, ये हम देखने की कोशिश की थी लास्ट टू क्लासेस में। तो हमने देखा था 1600 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करती है। और ट्रेड करते करते क्या है, ये लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर देते हैं करना, क्योंकि यहाँ पे इनको फरमान मिल गए थे, दीवानी राइट्स मिल गए थे। तो दीवानी राइट्स मिलने के बाद क्या हुआ था, इनको टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन मिल चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये सारा हिस्ट्री का पार्ट है, हम हिस्ट्री में देखेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, 1600 के बाद हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले क्या हो रहा था, इन्होंने एक्सपेंशन किया था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या ब्रिटिश क्राउन जो उस टाइम हुआ करता था, तो क्राउन देख रहा था कि एक तरफ तो क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी सारा क्या है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो काफ़ी सारा उनके पास पैसा हुआ करता है। बट जो अकाउंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो लोन में चल रहे थे, वो कर्जे पे चल रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की ज़रूरत महसूस हुई बाय क्राउन। तो 1773 में क्या था, रेगुलेट करने की कोशिश की गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसकी वजह से यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773। तो ये हम प्रीवियस टू क्लासेस में हम देख चुके हैं। तो कुछ यहाँ पे क्या है, रूल्स और रेगुलेशन बना दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, तो इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। देन उसके बाद क्या था, 1773 के बाद आता है 1784 का, हमने चार्टर एक्ट देखा था 1784 का, इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, पॉलिटिकल और कमर्शियल। ये सब हम प्रीवियस टू क्लासेस में हम देख चुके हैं। तो आज हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं आगे जाने से पहले। देन उसके बाद 1784 के बाद आता है 1793 चार्टर एक्ट। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ खास एक्ट नहीं था ये, बट यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स होते हैं, तो इनको जो है पेमेंट कहाँ से, इंडियन रेवेन्यू से मिलने लगा था। अभी तक क्या था, ब्रिटिश इनको पे करता था, बट अब क्या है, जो इंडिया से जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, इंडिया से रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जा रहा है, तो उस रेवेन्यू से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को क्या है, सैलरी मिलने लगी थी। तो देन उसके बाद क्या होता है, 1793 के बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली ख़त्म कर दी जाती है। तो इससे पहले 1813 से पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी कहाँ, इंडिया में और ईस्ट में ट्रेड करने की। बेसिकली इंडिया में ट्रेड करने के लिए इनको मोनोपोली दी गई थी बाय ब्रिटिश क्राउन। अब क्या था, इनकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। अब क्या है, यूरोप से कोई भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकता था। तो अब क्या है, ये कंपनी का यहाँ पे रूल ख़त्म कर दिया गया है, ट्रेड ख़त्म कर दिया गया है, एक्सेप्ट चाय और चाइना। अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 में सिर्फ चाय और चाइना के साथ ये लोग ट्रेड कर सकते हैं, बाकी सारे ट्रेड इनके ख़त्म कर दिए गए हैं। देन यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी 1813 में, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो भी इंडिया में अलाउ कर दी गई थी आने के लिए, और यहाँ पे अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए। तो क्रिश्चियन मिशनरीज आना स्टार्ट हो गई थी 1813 में। देन उसके बाद क्या होता है, 1813 के बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, पावर को सेपरेट कर दिया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर हो जाता है यहाँ पे।
तो यहाँ क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को अलग कर दिया जाता है। प्लस क्या है, जो चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड हुआ करता था 1813 तक, वो भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है 1853 में। देन क्या है, ओपन कंपटीशन कर दिया जाता है, इसके लिए सिविल सर्वेंट्स के लिए। इंडियंस और यूरोपियंस बराबर से यहाँ पे पार्ट ले सकते हैं इंडियन सर्विसेज में। तो पहले क्या था, इंडियंस को इतना अलाउ नहीं था, यहाँ पे रिक्रूटमेंट इंडियंस का नहीं हुआ करता था, यूरोपियंस ही रिक्रूट किए जाते थे। अब ऐसा नहीं है। तो अब क्या है, यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट कर दिया गया है, तो कंपटीशन में कोई भी पार्ट ले सकता है। बट क्या था, इसका जो एग्ज़ाम हुआ करता था वो लंदन में हुआ करता था। तो लंदन जो भी अफोर्ड कर सकता है जाना, वो सिविल सर्वेंट्स बन सकता था। देन उसके बाद क्या है, 1857 का विद्रोह होता है यहाँ पे, और फिर चीज़ें बदल जाती हैं। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हो जाता है, 1858 का एक्ट आता है, और 1858 के एक्ट में क्या होता है, क्राउन यहाँ पे सत्ता में आ जाती है, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन होता है सारी पावर अपने अंडर कर लेता है, और जो कंपनी रूल होता है यहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है। कंपनी ख़त्म कर दी गई है यहाँ पे, और सारा जो रूल है अब इंडिया में वो क्राउन चलाएगा, ब्रिटिश क्राउन। ये विद्रोह के बाद हुआ था। देन उसके बाद आता है 1861 में एक्ट आता है। तो 1861 में क्या है, इसको काउंसिल एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंडियंस को थोड़ा सा प्रशासन में लाने की कोशिश की गई थी, तो इसलिए इसको काउंसिल एक्ट बोला जाता है। और 58 वाले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 1861 में इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, थोड़ी सी जगह मिलने लगी थी। तो 3 इंडियंस थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली थी, ये हम देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। देन उसके बाद क्या आता है, 1861 के बाद आता है 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको बोलते हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, सेपरेट इलेक्शन हो जाते हैं हिंदू और मुस्लिम के। 1909 एक्ट जो था यहाँ पे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, इससे पहले क्या था, यहाँ पे 1885 में कांग्रेस आ चुकी है। देन कांग्रेस आ गई है यहाँ पे 1885 में। देन मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म होते हैं 1909 में। 1909 के बाद क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे इवेंट होता है, 1915 आता है। तो 1915 में क्या होता है, जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आते हैं, और अब क्या है, देश की जो बागडोर है वो गांधी जी के हाथ में रहेगी, और आगे ये हमको धीरे धीरे क्या है, इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएंगे। अभी तक क्या था, हम अपना रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे सत्ता में, यानी कि प्रशासन में हम अपनी जगह मांग रहे थे। कांग्रेस जो थी 1885 में जो बनी थी वो रिप्रेजेंटेशन मांग रही थी। तो अभी तक क्या था, हमने इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं सोचा था। और ये क्या होता है, गांधी जी आते हैं तो इनको लगता है कि हमको इंडिपेंडेंस लेनी चाहिए, तो धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाते हैं हमको। तो आज क्या है, हम 1915 के बाद के जो इवेंट्स हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या है, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और जिसको मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। ये वो रिफॉर्म है जो क्या है 1909 में मांगे थे, और वो हमको 1909 में नहीं मिले थे, वो हमको अब आके मिले हैं 1919 में। तो यहाँ पे क्या है, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इनको बोला जाता है। तो मॉन्टेग जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय, इंडिया के वाइसरॉय थे ये। तो यहाँ पे क्या है, हमको पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी गई हमको। देन यहाँ पे क्या है, एक हाई कमीशन का ऑफिस बनाया जाता है, न्यू ऑफिस बनाया जाता है हाई कमिश्नर का, जो कि कहाँ पे, लंदन में हुआ करता था। ये ऑफिस लंदन में बनाया गया था, भारत में प्रशासन करने के लिए ये एक ऑफिस बनाया गया था। तो यहाँ पे हमने देखा था, ये हमारा भारत है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रशासन है, जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, वो 3 तरह से चल रहा है यहाँ पे। तो एक थे वाइसरॉय, ठीक है। तो ये किसको रिस्पॉन्सिबल थे, जो ब्रिटिश क्राउन था जो लंदन में बैठा था उसको। देन उसके बाद था यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे। और ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये पोस्ट बनाई गई थी।
और ये क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्राउन को रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद 1919 में क्या है, एक नया ऑफिस बना दिया जाता है और वो होता है हाई कमिश्नर का। तो ये हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, ये सीधा क्राउन को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 3 तरह से क्या था, इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो चल रहा था, एक वाइसरॉय के थ्रू, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू और एक था हाई कमिश्नर। देन उसके बाद क्या था, 1919 में बाई कैमरल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेवल। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउस रहेंगे, विधानसभा, विधान परिषद। तो जैसा कि आज हमको कई स्टेट में देखने को मिलता है बाई कैमरल लेजिस्लेशन, तो वहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद होता है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन में क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेशन होता है वहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा को क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। ये आज का हमारा स्ट्रक्चर है, जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन यहाँ पे समझने के लिए ये आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो आज हमारी गवर्नमेंट कैसे चल रही है वो देख रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या है, लोअर हाउस भी बोला जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस। तो ये था बाई कैमरल लेजिस्लेशन। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन हमको 1919 में मिला था सेंट्रल लेवल पे, यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे नहीं मिला है, सेंट्रल लेवल पे मिला है। ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेशन आज के टाइम है। और यहाँ पे क्या था, आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद जो जम्मू कश्मीर था उसको बाई कैमरल लेजिस्लेशन से हटा दिया गया था। पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था जब 370 आर्टिकल जो था वो लागू हुआ करता था, अब नहीं है ऐसा। तो 1919 में क्या होता है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन में क्या था, सेंट्रल लेवल पे था। तो यहाँ पे जो वाइसरॉय था उसके अंडर ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन देखने को मिला था। जो वाइसरॉय के अंडर में एक काउंसिल हुआ करती थी, जो हमने प्रीवियस एक्ट्स में देखा था। तो उस काउंसिल में क्या था, डिवीज़न हो गया था और यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ स्टेट बना दी गई थी और एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई। इस तरह से क्या था, यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस हो गया था 1919 में। देन क्या था, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, इसको क्या है एक्सटेंड कर दिया गया था। 1909 में क्या था, मुस्लिम को दिया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और अब क्या है 1919 में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है यहाँ पे ब्रिटिशर्स की वो देखने को मिली है। भारत को रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का जो प्रोसेस है ब्रिटिशर्स का वो स्टार्ट हो चुका था 1909 में। देन 1919 में इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। देन यहाँ पे क्या है, 1919 में सफरेज राइट मिल गए थे, जो लैंड टैक्स जो पे करते थे उनको और जो इनकम टैक्स पे करते थे उनको, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिमिटेड जो वोटिंग राइट्स हैं वो मिल गए थे किस किस को, जो टैक्स पे करते थे, लैंड टैक्स और जो इनकम टैक्स पे करते थे उनको। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो सफरेज राइट यानी कि वोटिंग राइट जो है, तो आज के टाइम क्या है, वोटिंग राइट जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा वोटिंग राइट है उसकी नींव हमको 1919 में देखने को मिली है। राइट टू वोट जो है हमारा वो हमको आर्टिकल 326 से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 326 में डायरेक्ट हमको वोटिंग राइट नहीं मिला है। तो बट क्या है यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 326 में कि जो इलेक्शन है वो एडल्ट सफरेज पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडल्ट सफरेज का जो मेंशन है वो हमको आर्टिकल 326 में देखने को मिला है आज के टाइम। देन उसके बाद क्या है, 1919 में हमको लिमिटेड वोटिंग राइट्स मिल चुके हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइजी मिल चुकी है वोटिंग की। देन डायआर्की भी हमको यहाँ देखने की मिली है, डायआर्की जो है प्रोविंसेस में देखने को मिली है। तो डायआर्की में क्या है, ड्यूअल गवर्नमेंट है,
ड्यूअल गवर्नमेंट होती है। तो वैसे तो देखा जाए तो ड्यूअल गवर्नमेंट हमको क्या है 1784 में देखने को मिली थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो 1784 में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी वो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्या है क्राउन के थ्रू यहाँ पे चलाई जा रही थी, जो हमने 1784 में देखा था। तो यहाँ हमको 1784 में देखने को मिला था कि जो गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन के थ्रू चलाई जा रही थी। तो ड्यूअल गवर्नमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है हमको 1784 में भी देखने को मिला था। और ये क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट था ये 1784। बट क्या है प्रोविंशियल डायरकी जो है वो देखने को मिली हमको 1919 में। तो प्रॉपर डायरकी है जो हमको एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिली है वो है 1919 में। और इसके डायरकी के जो फादर थे के थ्रू ये कॉन्सेप्ट दिया गया था वो थे लियोनिल कर्टिस जो थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था डायरकी का। तो यहाँ पे डायरकी को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो डायरकी में क्या होता है, आज के टाइम देखा जाए तो इस सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो गई और डायरकी में क्या है यहाँ पे वॉइसरॉय हुआ करते थे। तो ये क्या है पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। तो आज के टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर के बराबर हुआ करते थे ये जो आज हम देख रहे हैं अपना जो पार्लियामेंट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है वॉइसरॉय के अंडर क्या हुआ करते थे, सेंट्रल प्रोजेक्ट हुआ करते थे। देन वॉइसरॉय के अंडर कई सारी प्रोविंसेस हुआ करती थी। प्रोविंसेस में क्या है गवर्नर के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट चलाई जाती थी, गवर्नर्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे प्रोविंसेस में। तो गवर्नर्स के अंडर क्या था प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ करते थे, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो प्रोविंसेस में काम आते हैं वहाँ की गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नर के अंदर हुआ करते थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवीजन देखने को मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया था, एक थे ट्रांसफर्ड और एक थे रिजर्व सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या था एजुकेशन आया करता था और एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और रिजर्व में आया करता था पुलिस, जेल, फाइनेंस, इस तरह की चीज़ें क्या है रिजर्व में आया करती थी। इरिगेशन भी यहाँ पे हुआ करता था। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे वो गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाते थे। इसके साथ मिलके जो मिनिस्टर हुआ करते थे, गवर्नर और जो मिनिस्टर थे ये दोनों मिलके यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। और यहाँ पे क्या है गवर्नर और मिनिस्टर्स ये लोग जो थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो यहाँ पे क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इनकी गवर्नर्स की और मिनिस्टर्स के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने। बट यहाँ पे रिजर्व जो सब्जेक्ट हुआ करते थे यहाँ पे गवर्नर और एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल हुआ करती थी वो यहाँ पे क्या है इन सब्जेक्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन उनका हुआ करता था। और यहाँ पे क्या है विदाउट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ करती थी रिजर्व सब्जेक्ट में। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी गवर्नर्स और मिनिस्टर्स की, यानी कि गवर्नर्स और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। देन उसके बाद क्या है 1919 में ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, यहाँ से हमको क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन भी देखने को मिला है। पब्लिक सर्विस कमीशन ये कब 1926 में आया था बाय ली कमीशन। तो ली कमीशन के थ्रू क्या था पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था 1926 में। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आज के टाइम जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं वो क्या पार्ट 14 में देखने को मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में ये देखने को मिलता है। देन उसके बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बना दिया गया था। ये कमीशन किस लिए था, ये कमीशन था जो 1919 में जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, ये एक्ट में जितने भी प्रोविजंस लाए गए हैं उनकी रिपोर्ट क्या है आफ्टर 10 ईयर्स ये सबमिट करेगा। ठीक है, तो 10 साल बाद क्या है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कि ये 1919 में जो हमारे जो एक्ट्स जो लाए गए थे, जो प्रोविजंस लाए गए थे वो किस हद तक यहाँ पे लागू किए गए हैं। तो ये हमको 10 साल बाद पता चलना था स्टैट्यूटरी कमीशन के थ्रू। और ये कमीशन जो थी वो थी साइमन कमीशन, जो हम हिस्ट्री में देखेंगे। साइमन कमीशन आई थी 1927 में। तो ये साइमन कमीशन क्या था, तो स्टैट्यूटरी कमीशन थी जहाँ पे क्या है 1919 को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था कि ये किस तरह से काम किया है इन एक्ट्स ने, यानी कि इसके प्रोविजंस ने।
जो 1919 में हमने जो लॉज बनाए थे वो किस हद तक यहाँ पे लागू किए गए हैं, ये हमको साइमन कमीशन में देखने को मिला था। देन उसके बाद साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और साइमन कमीशन में क्या है, सभी वाइट हुआ करते थे, कोई भी इंडियंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। इसी वजह से इसका बॉयकॉट किया गया था। बॉयकॉट करने के बाद क्या है, प्रोटेस्ट किए गए थे कई सारे, और उन प्रोटेस्ट में क्या था, लाला लाजपत राय जो थे उनकी डेथ हो गई थी 17 नवंबर 1928 में। ये हिस्ट्री का पार्ट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैन उसके बाद क्या होता है, लाला लाजपत राय हैं, इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं 1930, 31 और 32 में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिज़ल्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो रिज़ल्ट के बाद, यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस होती हैं इनके कंक्लूज़न एक निकल के आता है और उस कंक्लूजन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट लागू किया गया। और हमारा 60% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, यहीं से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या है, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।